नमस्कार मित्रों, वापस हम संस्कृत की क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो लिया, उसमें ही हमने संधि को परिभाषित किया, क्या संधि होती है। उसके बाद हमने संधि के भाग देखे। उसके बाद हमने संधि में जो स्वर संधि का पहला भाग देखा, दीर्घ संधि, और उसमें भी मैंने आपको दीर्घ संधि के सामान्य से नियम बताए और बहुत सरल रूप में, ताकि एक स्कूली शिक्षा का बच्चा भी इस पर डेवलप हो सके और एक बड़ा बच्चा भी अपना बेस इस पर बना सके। दूसरी बात, संधि में आपको मैंने बताया कि दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो जो दो वर्ण अलग होते हैं उन्हें मिलाने का एक रूप होता है जिसे मूल रूप में संधि कहते हैं, और जो मिले हुए रूप हैं, जो मूल रूप में संधि है, उसको अलग करना यानी संधि विच्छेद करना। ये दो मूल फंडामेंटल्स संधि के होते हैं। इन दो रूपों के आधार पर ही संधि चलती है। और किसी भी एक संधि का, जैसे दीर्घ संधि का है, उस दिन दीर्घ संधि पूरी नहीं हो पाई, आज हो जाएगी। और विशेषकर किसी भी संधि के आरंभ में आपने संधि करना और संधि विच्छेद करना, आपने उसके सामान्य नियम सीख लिए तो आपको कहीं कोई अड़चन आने वाली नहीं है, चाहे कोई भी संधि हो। हमने कल जो बात की, जैसे मैंने आपको सामान्य नियम बताए, एक छोटे से छोटे बच्चे के रूप में आपको मैंने बात बताई भी थी कि अ और आ में वस्तुतः कोई भेद नहीं, दोनों में ह्रस्व दीर्घ का ही भेद है। आ ये दीर्घ है, अब आप इसको अ कह लो, चाहे यहाँ आ होगा तो भी चिंता जैसी बात नहीं, तो भी एक ही बात है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ई और ई, यहाँ दीर्घ ई ही होगा, चाहे इसको दीर्घ ई करो चाहे इधर दीर्घ ई करो। फिर आप देखिए ऊ और ऊ, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दीर्घ संधि का जो फल है वो हमेशा दीर्घ ही होगा। परसों इसकी बात, कल हम इसकी बात कर चुके हैं। इसी प्रकार री को लीजिए आप, इसमें भी इसका जो फल होगा यानी यहाँ जो संधि होगी वो दीर्घ ही होगी। इसका मतलब ये चारों वर्ण जो हैं, ये चारों वर्ण दीर्घ कहलाते हैं। इसे एक रूप में आप और भी समझ सकते हैं कि जब दो वर्ण मिलेंगे एक वर्ण ये बनेगा। इसे आप वाइस वर्सा भी समझिए, उल्टा भी ऐसा ही समझिए। जैसे कैसे कि जब दो वर्ण मिलेंगे तो एक वर्ण बनेगा, लेकिन जब एक वर्ण टूटेगा तो दो वर्ण बनेंगे। यही सरलतम बात, जब दो वर्ण मिलेंगे एक वर्ण बनेगा, ये संधि कहलाएगी। लेकिन जब एक वर्ण टूटेगा और दो वर्ण बनेंगे, ये उसका विलोमतः विपरीत ही हो रहा है और कुछ विशेष नहीं हो रहा है। आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, आपकी नजरें केवल यहाँ ही हो। इसको देखकर आप समझिए, ये दो है एक बन रहा है यानी संधि है। एक है, वापस उल्टे आइए, एक है उसके स्थान पर दो बन रहा है, समझिए संधि विच्छेद है। बहुत सरल। अब देखिए, परसों हम इसकी चर्चा कर चुके हैं संधि के रूप में, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं संधि के रूप में। अब आप देखिए, आज इसको लेते हैं संधि के रूप में, इसको लेते हैं संधि के रूप में। उसके बाद इन चारों को क्रमशः संधि विच्छेद के रूप में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। ये केवल हमारा एक प्रयास है आप तक सामान्य ज्ञान पहुंचाने का, बेसिक फंडामेंटल पहुंचाने का। इसकी सफलता असफलता आपके हाथों में ही है। आप कितना अभ्यास करते हैं, कितनी आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके आधार पर आप इसको कितना उतारते हैं, इन नियमों को वहाँ कितना फॉलो करते हैं, उसके माध्यम से ही हमारी स्मार्ट स्कूल का जो कार्यक्रम है वो आपको भी स्मार्ट बनाएगा। इसके माध्यम से हम स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन आपके अभ्यास के माध्यम से ही आप स्मार्ट बनोगे और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अब देखिए, ये चर्चा हो गई, ये चर्चा हो गई। ऊ को देखते हैं, बहुत सरल। जैसे भानु धन उदय, बताया था मैंने, अथवा उदय कर दो, कोई चिंता ऐसी बात नहीं, उदय कर लो। आपको मैंने बताया संधि हमेशा कहाँ होती है, प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद। सीधी बात, सबसे पहले आपको 4-5 स्टेप बताएं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको स्टेप की कोई आवश्यकता रहने वाली नहीं है, आप ओनली एक दो बार समझ लीजिए। सामान्य सी बात, संधि कहाँ होती है, प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद। प्लस के जस्ट पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं, प्लस के जस्ट बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। सामान्य सी बात। दूसरी बात, प्लस के जस्ट पहले का मतलब क्या है, कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण। प्लस के जस्ट बाद का मतलब क्या है, कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब कुछ भी नहीं करना है, आप यहां देखिए,
भानु में प्लस के जस्ट पहले क्या है, ऊ है। ये आपको ऊ दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप उच्चारण कर लीजिए, बोल लीजिए भा नू। यदि भा होता तो आ होता, नू है तो ऊ होता, सीधी बात है। उच्चारण करके आप समझ सकते हो। और ये सब वर्णमाला इत्यादि की बातें, ये ऊ पूर्व पद का अंतिम वर्ण। फिर यहां से आप निकालिए उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होगा, ऊ। अब क्या होगा, संधि क्यों होती है, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण करने के लिए। ये देखिए आपके सिंबल्स भी ऐसे दर्शित होने चाहिए कि सीधी रूल्स फॉलो हो जाए ऐसा। अब ऊ और ऊ है, अब आप इन नियमों को देखिए, ये दीर्घ संधि के रूल्स है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऊ और ऊ, उसके स्थान पर दो वर्णों के स्थान पर दीर्घ संधि क्या होगी, दीर्घ ऊ होगा। ये आपके अभ्यास के रूप में, बाकी आप सब इन चीजों को जानते ही हैं, आपने ऑलरेडी पहली दूसरी कक्षाओं की वर्णमाला में पढ़ा ही है। अ आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। वो छोटा ऊ बड़ा ऊ यही है कि छोटा ऊ यानी ह्रस्व, बड़ा ऊ यानी दीर्घ, सीधी बात। अब दो वर्ण है, उसके स्थान पर एक वर्ण होगा, वो दीर्घ होगा, क्योंकि संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। यहां दीर्घ संधि ही क्यों है, इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जब दोनों वर्ण समान है, समझ लीजिए दीर्घ संधि है। यहां भी ऊ, यहां भी ऊ, यहां भी ई, यहां भी ई, यहां भी अ, यहां भी आ हो चलेगा, क्योंकि अ और आ में कोई भेद नहीं, ऊ और ऊ में कोई भेद नहीं, ह्रस्व दीर्घ के अलावा। ये ऊ, अब आप देखिए यहां से आपने ऊ निकाल दिया तो यहां क्या बचा, जो बचा पहले वाले को पहले लिखिए, बाद वाले को बाद लिखिए। सबसे पहले बाद वाले को लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ऊ आपने निकाल दिया है, क्या बचा, दया। ये दया लिखिए, कोई समस्या नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया। अब यहाँ आपको थोड़ा देखना होगा कि आपने ऊ निकाल दिया है तो व्यंजन कैसा बचेगा, आधा, क्योंकि कोई भी व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्वर लगता है। आपने ऊ निकाल दिया, अब देखिए आप भान, ये वर्तनी है, ये लिखने का एक वर्तन नहीं, लेखन का तरीका। ये इसके लेखन का तरीका है कि कोई भी व्यंजन आधा रहे तब उसके नीचे एक हलंत का चिन्ह कर दीजिए, जिससे ये पता चल जाए कि ये व्यंजन आधा है। अब आपने लिख लिया, अब कुछ भी नहीं करना है, आप सिस्टम से लिखिए, आपको प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। सिस्टम को चूक गए तो आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। पहले वाला पहले लिखिए, बाद वाला बाद लिखिए। अब इसको मिला दीजिए, देखिए एक एक अक्षर को लीजिए आप, बा न आधा है, आगे स्वर है, इसमें मिलेगा ही। बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ आएगा, नू द य, भानु दय, बहुत सरल। इसको अभ्यास के रूप में देखिए, एक और देखते हैं। ये रस्व का हो गया, दोनों रस्व ऊ है। अब दीर्घ को ले लीजिए आप, जैसे वधु धन ऊर्जा, बहुत सरल। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, सिस्टम टू सिस्टम गो। पूर्व पद उत्तर पद, संधि कहाँ होगी, प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद। प्लस के जस्ट पहले क्या है, ऊ है, दीर्घ ऊ है। प्लस के जस्ट बाद क्या है, दीर्घ ऊ है। संधि क्यों होती है, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण करने के लिए। दो वर्ण हैं, दोनों के स्थान पर एक वर्ण क्या होगा, यहां देख लीजिए, न देखें तो भी दीर्घ संधि है, बड़ा वर्ण होगा, ऊ होगा। अब आपने कर लिया, अब आप देखिए यहां से ऊ निकाल दिया आपने, क्या बचा, रजा बचा। ऐसे कैसा लिखिए, वर्तनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां से आपने ऊ निकाल दिया, ध कैसा बचा, आधा बचा, उसको यहां लिख लीजिए, वध ऊर जा। अब आप मिला दीजिए, व धूर जा। बहुत सरल, फॉलोइंग द स्टेप्स। आप चरणबद्ध रूप से जाते जाइए, आपको बहुत सरल होगा। इसके आप अभ्यास देख लीजिए, जैसे अमु धन उदय, इसको कर लीजिए आप, इसके आधार पर एक अभ्यास कर लीजिए। अब यहां चमु धन ऊकार, ठीक है, इसको कर लीजिए आप। इसके बेस पे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होते जाएगा और बहुत सरल, धीरे धीरे ये आपके संधि हाथों में चढ़ती जाएगी। और फिर आप जैसे पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत पढ़ते ही कि यहाँ कौन सी संधि है, कैसे कैसे रूल्स हैं, कैसे कैसे ये काम करता है। ये उदाहरण, इसके बाद ये संधि का उदाहरण है, अभ्यास हम इसके बाद, विच्छेद हम इसके बाद में देखते हैं। ये ऊ की बात होगी। अब हम जरा री की बात देख लेते हैं।
री बहुत सरल है, सरल जैसा कुछ नहीं, आपने वर्तनी देखी होगी तो आपको बहुत सरल लगेगा। और इसके उदाहरण अधिक गोचर नहीं होते, अधिक नहीं दिखते हैं, कहीं कहीं विविध शास्त्रों में दिखते हैं और आप अभ्यास के माध्यम से आप समझ ही पाएंगे। लेकिन इन तीनों के उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे, कईयों मिल जाएंगे, लक्षों में मिल जाएंगे, लाखों में मिल जाएंगे। अब री को ले लेते हैं हम, जैसे होत्री, और सरल लेते हैं, इसको मिटाइए। सबसे पहले इसी को लीजिए, री धन री, कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए, क्योंकि ये ऐसा स्वर है जो आए दिन अभ्यास में नहीं आता है, तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा कुछ कैसे बनेगा। इसमें वर्तनी का भेद है, वर्तन यानी लेखन कला का भेद है। रस्वरी होगा तो एक प्रकार का वक्र होगा, दीर्घरी होगा तो द्विवक्री होगा, और इसमें कुछ भी भेद नहीं है। मैंने आपको ये इसलिए दिया है कि ये दो है, आपको देख के घबराना नहीं है। कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, निकालिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, अकेला स्वर है, अकेला ही रहेगा, री पूरा आएगा क्योंकि अकेला स्वर है। यहाँ उत्तर पद का पहला वर्ण एकमात्र है तो पहला भी यही होगा, बाद वाला भी यही होगा, बीच वाला भी यही होगा। इसको निकालिए, दो के स्थान पर एक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, इसके बाद में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ओनली इतना ही आएगा, सरल रूप में, कुछ भी नहीं। जैसा आप स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, कुछ भी नई बात नहीं है, वो की वो बातें। ये मैंने आपको इतना सरल उदाहरण क्यों दिया, ताकि आपके दिमाग में वर्तनी का कॉन्सेप्ट बैठे कि इसकी लेखन कला क्या। देखिए आप, एक वक्रीय है, एक प्रकार का टेढ़ा है, यहाँ देखिए द्विवक्रीय, दो प्रकार का टेढ़ा है, ये एक और ये दो। ये सरलतम आपको इसलिए बताया है क्योंकि ऐसे उदाहरण आपको अधिक देखने को मिलते नहीं है पुस्तकों में भी, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आगे इत्यादि सभी में। अब देखिए आप दूसरा उदाहरण देखते हैं, थोड़ा इससे हल्का एक टफ लेवल का, जैसे होत्री। यही लिखने वाला था पहले मैं, लेकिन मुझे ध्यान आया कि बच्चों के माइंड को कैसे पकड़ा जाए। होत्री धन ऋकार, बहुत प्रचलित उदाहरण, होत्री धन ऋकार, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। संधि कहाँ होती है? प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद में। अब आप निकालिए, प्लस के जस्ट पहले क्या है? स्वर होगा, री होगा। प्लस के जस्ट बाद क्या है? दिख रहा है, आंखों को फाड़िए, सब दिख रहा है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये री है। अब कुछ भी नहीं करना है। संधि क्यों होती है? दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण के लिए। सिंबल कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। दो ऊपर है, एक नीचे आएगा, री और री। यहाँ देख लीजिए, ये री और ये री, दोनों के स्थान पे क्या होगा? दीर्घ री। चाहे तो ये देखिए, चाहे तो दिमाग लगाइए, संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। दीर्घ में कौन सा होगा? बड़ा होगा। दीर्घ ही क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे तो दीर्घ ही होगा, री हुआ दीर्घ। अब कुछ भी नहीं करना है, पहले वाला पहले लिखो, बाद वाला बाद लिखो। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आपने री निकाल दिया है, क्या बचा? कार, यहाँ कार ऐसा लिख लीजिए। अब आपने री निकाल दिया है तो क्या बचा? आपने स्वर निकाल दिया, व्यंजन आधा हो गया तो त आधा हो गया, तो होत ऐसा बन गया। अब आप मिला दीजिए, मिलाने में कुछ नहीं है, आपको यही देखना है। अब यही देखिए, हो त आधा है, स्वर है, व्यंजन में स्वर मिलेगा ही, व्यंजन आधा है, आगे स्वर है, मिलेगा ही। अब इसको आप बड़ा कीजिए, हो त्रिकार, बहुत सरल। अब देखिए सबसे सरल, कुछ भी दिमाग को टेंशन नहीं देनी है, लोड नहीं देना है, कोरोना है और बहुत कुछ और भी है। स्टेप को फॉलो करना है, ज्यादा नियमों को पढ़ने की चेष्टा नहीं करनी। आप इसको सीख जाओगे, ऑलरेडी नियम आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन आप पहले ओनली रूल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा कि ये क्या है, कैसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इनको देखिए और एक दो बार अपने सेल्फ लेवल पर अभ्यास कीजिए। अभ्यास करोगे समझ में आ जाएगा, अभ्यास नहीं करोगे, केवल पढ़ोगे, ये खिचड़ी पकने वाली नहीं है, समझ लीजिए। अब देखिए आप इसी प्रकार मैं आपको एक देता हूं, आप कीजिए, घर पर अभ्यास कीजिए और विविध पुस्तकों का भी आश्रय लीजिए। जैसे री धन ऋषि, इसको करके लाइए आप, री धन ऋषि, बहुत सरल है। आप इसको देख लीजिए तो ये पक जाएगा। इसको देखिए,
री धन रिकार। इसको करिए, ये भी ऐसा ही है, ऐसा बन जाएगा। ये इसको और लेंगे तो उदाहरण कई सारे बन जाएंगे, लेकिन टफ बनेंगे। आप स्कूली लेवल पर आप इनको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब जैसे टफ लेना था, आप ये लीजिए, बना दीजिए, बन जाएगा। इसमें भी कोई इतना टफ नहीं है। इसको देखिए, ये बनेगा, इसको देखिए, ये दोनों बनेंगे। इसमें कठिन नाम की कोई चीज नहीं है। अभ्यास होगा, बहुत सरलता रूप में हो जाएगा। ये बात हो गई संधि की। संधि का मतलब जॉइंट्स करना, दो वर्ण अलग अलग हैं उनको एक करना। अब संधि विच्छेद देखते हैं। ये क्लास दो भागों में इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि जोड़ते कैसे हैं, अलग कैसे करते हैं। तो इसके बाद वाली जितनी भी संधियां हैं वो सरल ही है। उसमें आपको केवल नियम को देखना है, आपको पता लगाना है संधि कौन सी है, उसके नियम क्या है, बेसिक ज्ञान को वहां फिट कीजिए, उसके आधार पर अपने ज्ञान को समावृत कीजिए, समृद्ध होकर आगे चलिए ऐसा। अब देखिए, जैसे ये संधि हो गई, अब हम इस संधि विच्छेद को देखते हैं। और इसमें मैं उन्हीं की बात करूंगा जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ताकि आपको चेकिंग का भी अवसर मिले। पहले मैं आपको एक बार वापस बता दूं, संधि क्या होती है। दो वर्णों की, यहां देखिए, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण करना, एक वर्ण करना। संधि विच्छेद क्या होती है, विपरीत, एक वर्ण के स्थान पर दो वर्ण करना। जोड़ना यानी संधि, तोड़ना यानी संधि विच्छेद। विच्छेद यानी तोड़ना, ऐसा। अब देखिए, सबका सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था, आप अपने घर पर अभ्यास कीजिए। वो उदाहरण था शेषावतार। अब जो बच्चा जानता है, जो पढ़ा हुआ है, वो तो इसका बहुत इजीली कर सकता है, लेकिन करना कैसे। जब इतना अभ्यास कर लेगा, बीए कर लेगा, बीएड कर लेगा, वो समझ बता देगा कि ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन एक स्कूल के बच्चे के लिए उसको समझना है ये होता कैसे। सबसे पहले आपको आंख का प्रयोग करना है, यहां आपको आंख का ही प्रयोग करना है, फिर दिमाग का प्रयोग करना है। आप देखिए, इसमें दीर्घ वर्ण है, यहां देख लीजिए, ये चारों दीर्घ वर्ण है और यही टूटेंगे क्योंकि संधि कौन सी है, दीर्घ। और ये टूटेंगे किसमें टूटेंगे, इसमें। ये यहां नहीं टूटने वाला, ये टूटेगा, इसमें टूटेगा। ये अकेला है, कितने में टूटेगा, दो में। अब आप यहां देख लीजिए, 5 अक्षर है, यहां ए स्वर है, ए तो कहीं आता नहीं, इसका मतलब यहां संधि विच्छेद दीर्घ का होने वाला नहीं है। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। अब यहां देखिए, अ है, अ तो कहीं दीर्घ में आता नहीं, तो अ टूटने वाला नहीं है, सीधी बात है। र देख लीजिए, र में अ है, स्वर को देखिए, र में अ है, तो अ तो यहाँ पे आता नहीं, तो इसका मतलब अ भी टूटने वाला नहीं, इसका मतलब र भी टूटने वाला नहीं। अब बचा क्या, ता और शा। अब यहां निकालिए आप, ता और शा। इसमें स्वर क्या है, आ। ता में भी आ, सीधी बात है। शा में भी आ। अब टूटेगा यही क्योंकि आ यहां आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये दो है, तो क्या दो जगह टूटेगा, नहीं, एक ही जगह टूटेगा। अभी देखते हैं कैसे टूटेगा। यही, चाहे तो ता में, चाहे तो शा में। क्यों, क्योंकि दोनों में आ है और टूटेगा आ से ही। आ से किस में टूटेगा, चाहे तो अ प्लस अ होंगे, चाहे तो आ प्लस अ होंगे, चाहे तो अ प्लस आ होंगे, चाहे तो आ प्लस आ होंगे। इन चारों के अलावा नहीं टूटेगा। अब देखिए, आप त को तोड़ते हैं तो त में जो ता है कैसे टूटेगा, या तो त अ। श को देखो तो श अ। अब अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार एक बार प्रयास कीजिए आप कि ये आ है, इसको अपन तोड़ते हैं तो अ इधर कर दो, अ इधर कर दो। अभ्यास करो, अ इधर कर दो, अ इधर कर दो। अब आप देखो, अ निकाला तो अवतार। एक बात, अब आपने अ इधर कर दो तो क्या बचा, शेष। फिर सामान्य सी बात, पहले वाला वो पहले ही रहेगा, बाद वाला है वो बाद ही रहेगा। अब आप देखिए, शेष धन अवतार। ठीक है, चलिए अभी आपको आपके हिसाब से सही लग रहा है, लेकिन आप इसको भी कीजिए एक बार। ता को कैसे करना है, यहां देखिए, ता वाले को से, ये ता है, अ इधर कर दीजिए, अ इधर कर दीजिए। आपने अ इधर कर दिया तो क्या हो गया, अ और र, अ र। अ इधर कर दिया, ये अ ही क्यों, क्योंकि आ टूटेगा दो अ में। जनरली दो अ में, आ में भी टूट सकता है।
आपने अ इधर कर दिया तो शेषावत, शेषावत धन और। अब एक सामान्य सी बात, आप इसको देखिए, शेष धन अवतार, शेषावत धन और। कौन सा शब्द आपने ज्यादातर सुन रखा है? यही सुन रखा है, अवतार, शेष, शेषावत धन और। ये शब्द आपके सुनने में बहुत कम आता है। यद्यपि ये इसकी संधि हो सकती है, संधि नहीं होगी ऐसी बात नहीं, 100% इसकी संधि हो सकती है। इसकी संधि भी होगी तो भी यही बनेगा, इसकी होगी तो भी ये बनेगा, लेकिन ये निरर्थक है, ये सार्थक है। ये समाज के कल्याण का, दैट मीन्स समाज के दैनचर्यिक जीवन में आता है, ये समाज के दैनचर्यिक जीवन में आता नहीं। और भाषा का उद्देश्य ही है लोगों के लिए, लोगों का कल्याण करना, लोगों के मुख को साधन देना। तो लोगों के मुख का साधन ये है। इसलिए संधि कहीं से भी बन सकती है, लेकिन संधि वो ही मान्य होगी, वही जो कि सार्थक होगी, जिसका अर्थ समाज के आम आदमी के काम आएगा। इसलिए ये ही संधि 100% राइट होगी। ये नहीं, ये ऐसा आप पूछोगे कि साहब ये 100% है तो ये 90% होगी, वो नहीं होगी। 1% भी वो समाज के काम नहीं आएगी, क्योंकि ये समाज के काम आएगी और समाज के शब्दों के इसका सार्थक है, इसका अर्थ है, इसलिए यही संधि आगे चलेगी। ये बात समझना। विच्छेद कहां से होगा? विच्छेद वहां से होगा जहां दीर्घ वर्ण है, और दीर्घ वर्ण का विच्छेद किस में होगा? एक वर्ण का दो वर्णों में। जैसे अब दूसरा देखते हैं, जैसे जो मैंने आपको दिया, आपको मैंने दिया दूसरा, ये बहुत सरल है, गत वाले की अपेक्षा, शेषावतार की अपेक्षा बहुत सरल है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं, ज्यादा अनुमान लगाना नहीं, एक ही जगह यहाँ अनुमान लगाने जैसा। अब आप यहाँ सबसे पहले पता लगाइए क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, यानी एक के स्थान पर दो करने। अब आप देखिए ये दीर्घ संधि के 4 वर्ण हैं, इसमें कौन सा वर्ण यहाँ आ रहा है? आ कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ई आ रहा है? हाँ आ रहा है, ई यहाँ आ रहा है। ऊ आ रहा है? नहीं आ रहा है। री आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये यहीं से टूटेगा। इससे पता क्या लगता है कि ये वर्ण जहां है टूटेगा वहीं से, अलग वहीं से होगा। ये ई है, अब ई किस में अलग होता है? ई एक वर्ण है, इसके स्थान पर दो वर्ण होंगे। दो कौन कौन से होंगे? चाहे तो ई हो, चाहे ई हो, चाहे ई हो, चाहे दीर्घ ई हो। अभ्यास धीरे धीरे समझ जाओगे आप, चिंता मत कीजिए। इसका मतलब अब आप देखिए, पीछे वालों को पीछे लिख लीजिए, द्रह को पीछे लिख लीजिए, र को आगे लिखिए। अब वी बचा, अब यहां साइड में लिखिए वी कैसे होगा? दीर्घ ई करनी है तो दो ई होगी, तब जाकर के दीर्घ ई होगी, क्योंकि दीर्घ संधि है। अब एक इधर वाली ई इधर आ जाएगी, इधर वाली ई इधर चली जाएगी, तो इधर वाली ई आप यहां लिख लीजिए ई, और इधर वाला वह भी है तो रवि। रवि धन इंद्र, संधि विच्छेद थोड़ा टफ, कठिन कुछ भी नहीं, आपको दिमाग ये दौड़ाना है कि दो के स्थान पर एक करना है, दो के स्थान पर एक करना है, संधि है। संधि विच्छेद यानी एक के स्थान पर दो करना है, यही होगा। इसके स्थान पर दो करोगे यही होंगे, इसके स्थान पर दो ये होने वाले नहीं है। इसके स्थान पर दो करोगे यही होंगे, इसके स्थान पर दो ये होने वाले नहीं है। आप ये ऐसा ही चलना है, सीधा जाना है, उल्टा आना है। आप रोड मार्ग से जाएंगे, रोड मार्ग से उल्टा आना है, सीधी सीधी बात। तो रवि धन इंद्र, इसी प्रकार से आपको मैंने आज दिया। अभी जैसे इसको देखते हैं, उकार को देखते हैं, ऊ को देखते हैं, भानुदय। अब आप देखिए यहां दीर्घ, एक तो आ दीर्घ है, एक ऊ दीर्घ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप इसको भी करते जाइए, जैसे ये किया है ऐसे ये अभ्यास यहाँ भी करते जाइए, बहुत सरल पड़ेगा, कठिन नाम की चीज नहीं है। स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, और ये इस प्रकार दीर्घ संधि आपके यहाँ समाप्त होती है। अगली संधि जब हम देखेंगे तो वो भी आपके इसी स्टेप्स के आधार पर बहुत सरल हो जाएगी। थैंक यू।